वेलकम स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास जो अपन ने लाइव सेशन रखा था उसमें कुछ नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाई थी। फिर आपने उसको ऑनलाइन देख ही ली होगी। अगर किसी ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लेक्चर देखे। लेक्चर फर्स्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अपन ने बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा था, जिसमें नेमिंग ऑफ एसिड देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स के नेम अपन किस तरह से लिखते हैं। राइट। आज अपन चैप्टर में मेनली एंटर करेंगे, जो कि उसका लेक्चर 2 है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 2, जिसमें आज अपन बेसिक इन्फॉर्मेशंस पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्योंकि अपन को जस्ट एक पहले सिंपल सा ओवरव्यू होना चाहिए कि बॉन्ड कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन बॉन्ड्स को डिटेल में अपन को डिस्कस करना है। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि केमिकल बॉन्ड क्या है। देखो, केमिकल बॉन्ड को पूरे को समझने से पहले समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। सिंपल सा हमको पता है कि बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट हुए और इन्होंने एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। राइट। जब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी दो चीज एक दूसरे के पास आई है तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तभी कोई दो चीज एक दूसरे के क्लोज आएगी जब वहां पे कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये फोर्स है जो बॉन्ड की तरह काम कर रहा है, जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो उनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, बॉन्ड। राइट। अब केमिकल केमिकल बॉन्ड का मतलब जो केमिकल फिनोमिना होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल एटम्स जो होते हैं उनके बीच में। तो डेफिनेशन क्या हो गई केमिकल बॉन्ड की कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम और अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल और एलिमेंट, है ना। डेफिनेशन क्या हो गई, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम, राइट, और मॉलिक्यूल और वी कैन से कंपाउंड और वी कैन से एलिमेंट। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में या फिर एलिमेंट के बीच में लगता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। राइट। अब एक केमिकल बॉन्ड जो है इसको हमने क्लासिफाई किया, मतलब बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया कि इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं। क्या एक ही टाइप का बॉन्ड होगा या अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो अपन अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन। अब बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो किस बिहाफ पर बॉन्ड को क्लासिफाई करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट एजेंडा है। कि देखो, बॉन्ड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या क्या हमने एजेंडा लिया, किस किस बेस पर हमने बॉन्ड को क्लासिफाई किया, वो समझो। देखो, अगर कोई ए और कोई बी एटम जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, राइट, है ना। अब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड बनाकर इन्होंने ए बी टाइप का एक मॉलिक्यूल बना लिया, ए बी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं ये सब चीजें अपन डिटेल में देखते चलेंगे। तो इन्होंने एक बॉन्ड बनाया ए और बी ने, उससे एक बन गया क्या, एक मॉलिक्यूल बन गया, ए बी मॉलिक्यूल बन गया। ठीक। तो समझो, जब भी कोई मिलता है, ठीक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो इस मिलने के प्रोसेस में यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इसको बोलेंगे डेल एच नेगेटिव। ये प्रोसेस कैसा है, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आई रिपीट
कि जब भी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड जब भी मिलते हैं तो मिलने के उस प्रोसेस में इनके अंदर से एनर्जी लिबरेट होती है। ये लिबरेट क्यों होती है, कैसे होती है, वो अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तो एनर्जी लिबरेट होती है, इस लिबरेट एनर्जी के बिहाफ पर बॉन्ड को क्लासिफाई किया है। ठीक है, इस लिबरेट एनर्जी के बिहाफ पर क्या किया है, बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया है कि बॉन्ड्स कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, तो इसमें अपन ने लिख दिया टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में दो टाइप के, ठीक है, टाइप कितने तरह के, दो टाइप के। पहला, ये जो लिबरेट एनर्जी है इसकी वैल्यू जो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, किससे, 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है। और यदि एनर्जी जो है वो 42 किलो जूल पर मोल से कम है, समझ में आ रहा है, दो कंडीशन है, 42 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है या 42 किलो जूल से कम एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो उस बिहाफ पर हमने बॉन्ड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। ठीक, ठीक है, तो इस वाले में आता है पहला आयोनिक बॉन्ड, पहला कौन सा बॉन्ड आता है, आयोनिक। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। आगे देखेंगे कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। लास्ट वन इज मेटेलिक बॉन्ड। तो ये चार बॉन्ड का क्लासिफिकेशन है, किस में, इस वाले में हमने चार टाइप के बॉन्ड्स को रखा है। ठीक, इस वाले की बात करें तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दूसरा वॉन्डरवॉल। इसमें भी बहुत सारे बॉन्ड का क्लासिफिकेशन फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं, तो वो जितने भी इसके सब क्लासिफिकेशन है वो भी इसी टाइप के अंदर आते हैं। जैसे आयन, आयन डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, वो जितने भी बॉन्ड का क्लासिफिकेशन है वो इसी पार्ट के अंदर आएंगे। अब बात आती है कि इन दोनों को इस एनर्जी के बिहाफ पर क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन इनकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, इनकी एनर्जी कम क्यों है, मतलब ये लिबरेट एनर्जी इनकी कम क्यों है, इनकी लिबरेट एनर्जी ज्यादा क्यों है, बातें आती है। तो देखो एक चीज समझो कि जब भी दो एटम या मॉलिक्यूल जब मिलेंगे, मिलकर एक नए मॉलिक्यूल का या नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो उस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी निकलती है तो क्या होता है, देखो लिबरेट एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए अगर कंपाउंड को स्टेबल बनाना है। मतलब ये जो कंपाउंड बना है ये दो तरीका हो सकता है, या तो स्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, राइट, या फिर क्या होगा, अनस्टेबल। दो चीज हो सकती है, या तो स्टेबल बनेगा या फिर अनस्टेबल बनेगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है, बोले सर अन का डिफरेंस है, यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है, नहीं, यहाँ जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा निकली है और इस वाले प्रोसेस में एनर्जी कम निकली है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा वो स्टेबल बनेगा, बिल्कुल स्टेबल बनेगा, वो प्रोसेस उतना ही वो जाता, वो क्या उतना ही क्या करेगा, स्टेबल बनेगा। बोले सर एनर्जी निकल रही है तो निकल कैसे रही है, आ कहां से रही है, तो वो समझो। देखो सपोज करो कि आज आप हो, आपने भी बिल्कुल खाना वाना खा के रेडी होके बिल्कुल बैठे हो चकाचक, ठीक, आज आपके पास भयंकर एनर्जी है। अभी मैं आपको बोलूँ आप ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बाजार जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, सब जगह घूम घुमा के आप आ जाओ, क्योंकि अभी अपने पास एनर्जी है। धीरे 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 एनर्जी क्या होने लगी, कम होने लगी, बहुत कम होने लगी। मैं आपको खाना भी नहीं दे रहा हूँ, पानी भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। अब आपका एनर्जी क्या हो रहा है, ग्राफ जो हो रहा है क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब फिर शाम शाम होते 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 आप जैसे जैसे कुछ नहीं बोला, रात हो गई। रात को मैंने आपसे कहा कि भैया थोड़ा जाके बाजार से ये काम करके आना, एनर्जी लेवल आपका कितना है, बिल्कुल बिल्कुल लो, बिल्कुल खत्म सा बिल्कुल लेवल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपसे काम करने की हिम्मत नहीं बनेगी। तो एक चीज बताओ कि आप कौन सी कंडीशन में ज्यादा स्टेबल थे, आपके पास एनर्जी ज्यादा थी तब आप स्टेबल थे, या एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई तब स्टेबल हो गए,
तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी जब खत्म हो गई तब आप क्या होगा, स्टेबल। अब आपको मैं कह रहा हूँ भाई निकल काम कर, तो कर नहीं रहे हो, मतलब आप क्या हो, जैसे हो वैसे हो, स्टेबल। अब आप हिलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन जब एनर्जी थी तब आप क्या थे, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, इधर चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा बता। लेकिन जैसे ही एनर्जी क्या हुई खत्म, तो आपका स्टेबिलिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और एनर्जी क्या होने लगी, डिक्रीज। तो एटम के पास जो एनर्जी है, एटम को बेसिकली करना क्या है, वो बॉन्ड क्यों बना रहा है वो भी आगे देखेंगे। तो बॉन्ड जो बना रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए बना रहा है। अब स्टेबिलिटी कैसे, भाई इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब क्या कर दे, बाहर निकाल दे। जब वो निकाल देगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि एटम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। एटम की मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जितनी जितनी कम होती जाएगी, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो रहा है, आगे समझो। अब बात आती है बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इसको अपन इस पॉइंट पे जो मैंने अभी छोड़ा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इसको अपन आगे देखेंगे कि बॉन्ड का बेसिकली फॉर्मेशन होता क्यों है, वो सब चीजें आगे देखते चलेंगे। तो ये समझ में आया कि क्लासिफिकेशन बॉन्ड का किस किस तरह से कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अब इन बॉन्ड को का हमको जनरल ओवरव्यू लेना है, सिर्फ अभी डिटेल में नहीं जाना है शुरुआत में, सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि भैया ये बॉन्ड वॉन्ड जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं आयन होगा। क्या होगा, आयन होने वाला है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है, आयनिक है, आयन है। तो आयनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड ही क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट, आयनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, तो मतलब कैसे, देखो, तो इसकी डेफिनेशन अपन बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब आयन जो हैं वो कैसे कैसे आयन, तो देखो आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक कैटायन, राइट, दूसरा एनायन। करेक्ट नहीं, बोलो करेक्ट है कि नहीं, बराबर। दो आयन, एक कैटायन और एक एनायन, सेम आयन, मतलब दो कैटायन हो या दो एनायन, उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। सो ये अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट आयन्स, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट आयन, और लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, डिफरेंट आयन्स। क्लियर है, इसके आगे चलते हैं। अब मान लो एक चार्ज मेरे पास Q1 है, एक चार्ज मेरे पास Q2 है, राइट, इनके बीच की रेडियस r है। दो चार्ज हो गए, एक Q1 एक Q2, उनके बीच की रेडियस क्या हो गई, r। तो इनके बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है, और r उनके बीच की रेडियस। इनको बस इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। क्लियर करो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब आयनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो बन कैसे रहे हैं वो समझो। देखो, सपोज करो, इसकी एक डेफिनेशन अपन और एक और देते हैं सिंपल वे में। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, या इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कह सकते हैं क्या, एक्सचेंज कैसे, एक्सचेंज मतलब मैंने इसको दिया, इसने मुझे दिया, वो एक्सचेंज गलत हो जाएगा, टर्म क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, ना कि एक्सचेंज। तो ट्रांसफर में क्या होगा, मैंने इसको दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो समझो कि एक एटम ए है, ठीक है, एक एटम बी है, या इसको ऐसे देखें,
ए एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लिबरेट कर दिया, ये बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया ए प्लस जो कि कैटायन है। एक एटम बी है, उसने ये लिबरेट इलेक्ट्रॉन को खट से खींच लिया और वो बन गया क्या, बी माइनस, एनायन बन गया। ये क्या बन गया, कैटायन बन गया, और ये क्या बन गया, एनायन बन गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो गया, किसका, इसने दिया और इसने लिया। तो ये दोनों प्लस माइनस वाले अब क्या करेंगे, अपना घर बसा लेंगे और क्या बना लेंगे, ए बी मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ए बी मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे समझो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और डेफिनेशन एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोई मेटल और कोई नॉन मेटल, ठीक है। अब पहले चीज समझना, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, राइट। नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट, मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की। बात ये आती है कि ये दे क्यों रहा है और ये ले क्यों रहा है, राइट। तो आप सबने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि एटम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, लॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, कुल मिलाकर उनको करना क्या है, एक्सेप्ट स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो Na सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 11। कितना, 11। इसके जस्ट बाद में मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा, रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट की नहीं, ठीक है। अब मान लो दूसरा एटम है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो ठोको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। वैलेंस शेल क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है किसका, सोडियम का। वैसे आपने पीरियोडिक टेबल में जरूर पढ़ा होगा वैलेंस शेल, ठीक है। अब समझो, सभी एटम, एक डेफिनेशन बताता हूँ, ऑक्टेट रूल क्या है। सभी एटम, है ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है पहले तो वो समझो। स्टेबिलिटी, आपकी नज़र में स्टेबिलिटी क्या है, ठीक। अगर एक बिल्कुल गरीब इंसान है जिसको एक वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, उसके लिए स्टेबिलिटी क्या है, 2 वक्त की रोटी, राइट। जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है उसके लिए स्टेबिलिटी क्या है, कि थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाए तो स्टेबिलिटी है। साइकिल जो रिक्शा चलाता है उसके लिए ऑटो स्टेबिलिटी, ऑटो वाले के लिए कार स्टेबिलिटी है। मतलब स्टेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। मतलब आज आप जहाँ पे हो, आपसे ऊपर वाला है, मतलब आपसे जो रिच है, आप उसके जैसा बनना चाहोगे। वो आदमी है, वो किसी और के जैसा बनना चाहेगा, वो फिर किसी और के जैसा बनना चाहेगा। मतलब ये क्या है, रिलेटिव टर्म है स्टेबिलिटी, ठीक है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके नजरिए से स्टेबिलिटी की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एटम की स्टेबिलिटी क्या है, एटम की स्टेबिलिटी ये है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, या फिर ऐसा कह दूं कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तब जाके वो क्या है, स्टेबल है। भैया अब मुझे इस दुनियादारी में कुछ नहीं चाहिए, मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। तो समझो, तो सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा, और हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इस सोडियम के नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो है नियॉन। क्या है वो, नियॉन, राइट। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 10। कितना है, 10। कितना डिफरेंस है, 11 और 10, एक का डिफरेंस है ना। मतलब नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दूं,
जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा ही तो है, इसके बाद 10 है, इसके पास 11 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, किसके पास, सोडियम के पास। तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, कितने बचेंगे, 10 हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये क्या टेंडेंसी रख रहा है, डोनेट करने, क्योंकि इसके बाद एक्स्ट्रा है। जबकि क्लोरीन कितना है, 17। क्लोरीन के नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो आर्गन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18। इसका 17 है और इसका 18 है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का है। मतलब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, राइट। तो ये देकर खुश है और ये लेकर खुश है, क्यों, क्योंकि ये लेकर 18 बनाएगा और ये देकर 10 बनाएगा। तो किसकी टेंडेंसी क्या हुई, इसकी देने की और इसकी लेने की। बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर खुश है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर खुश है। अब ये जब तक लेगा नहीं जब तक कोई देगा नहीं, और ये जब तक देगा नहीं जब तक कोई लेगा नहीं। तो इसको भी नीड है कि कोई ले और इसको भी नीड है कि कोई दे। तो एक क्या बन गया इनके बीच में, एक कनेक्शन बन गया कि दोनों को स्टेबल होना है। तो ये दोनों क्या करे, एक सुनसान इलाके में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, देखते क्या कर लेते हैं, इनके बीच में कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ में क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। दोनों मिलके NaCl बना लेते हैं और दुनिया इनको क्या कहने लग जाती है कि आज से तुम सोडियम और क्लोरीन नहीं कहलाओगे, क्या कहलाओगे, सॉल्ट कहलाओगे। दोनों को आज से एक नाम से जाना जाएगा, क्या, सॉल्ट। यही है इन दोनों के मिलने की कहानी। क्लियर हो रहा कि नहीं, है ना। एक स्टेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने जनरली जितनी बार बच्चों से पूछी कि मैंने बच्चा, कोई बच्चा नया एडमिशन लेता है तो मैं पूछता हूँ बेटा क्या करना चाहता है, उसका बहुत अच्छा सा आंसर आता, सर मैं JEE का है तो सर IITian बनूंगा। मैंने कहा अच्छा, डॉक्टर है तो, नीट वीट है तो बोले डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उसके लिए क्या करेगा, बोले सर अभी कुछ नहीं, एडमिशन ले रहा हूँ, बस पढ़ाई वढ़ाई करूंगा और बन के 12वीं का पेपर वेपर दूंगा, इंजीनियर का पेपर निकालूंगा, सेलेक्ट होऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज में जाके मैंने कहा फिर, बोले सर वहाँ बीटेक करूंगा, डिग्री विग्री कंप्लीट करूंगा। मैंने कहा फिर, बोले सर उसके बाद नौकरी करूंगा। मैंने कहा उसके बाद, तो उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आती है, मतलब मैंने उससे बहुत उसके दिल की बात पूछ ली हो। मैंने कहा उसके बाद फिर, बोले सर फिर शर्म आके गएगा पिताजी के सामने, शादी वादी करूंगा सर। मैं शादी वादी करेगा, उसके बाद फिर उसके चेहरे पे बहुत शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन खुशी तो अंदर से ही। बोले सर 1 2 का 4 करूंगा, 2 का 4, 2 का 4। मैंने कहा अच्छा 2 का 4 करेगा। मैंने कहा उसके बाद क्या सर, बूढ़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा उसके बाद, बोले मर जाऊंगा। मैंने कहा मतलब तू जितनी भी मेहनत कर रहा है वो मरने के लिए कर रहा है। बोले नहीं नहीं सर वो सब करूंगा ना बीच में जो करना होता है। मैंने कहा अच्छा। मतलब तेरे नज़र में स्टेबिलिटी क्या है, बोले सर यही स्टेबिलिटी, बीच में जो मतलब ये नौकरी वोकरी लग गई, मकान वकान बना लिया, 2 का 4 कर लिया, ये सब क्या है मेरे नज़र में स्टेबिलिटी। तो हर पर्सन टू पर्सन स्टेबिलिटी की डेफिनेशन अलग है। तो आपको बात समझ में आ गया कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ये लेता है। तो एक डेफिनेशन और बनी यहाँ से, क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन मेटल टू लोन पेयर। हाँ है ना, क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे और किस तरह से बनता है, क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है। तो देखो आयनिक बॉन्ड जो है बेसिकली फर्स्ट नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब समझो, सोडियम बाबा ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दानी आदमी है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो दे दिया, इसके तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कोई कंपलसरी थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा, भाई उसकी मर्जी, इधर भाग जाए, इधर भाग जाए, इधर भाग जाए। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकल सकता है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है। ये भी फिक्स नहीं है कि आने वाला जो एटम है जो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा
वो कहीं से भी आ सकता है। मान लो इधर से आ गया क्लोरीन, तो मान लो इधर से आ गया, तो मान लो इधर से आ गया, तो वो किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एटम क्या कर सकता है, आ सकता है, आके इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि सोडियम इसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये कैसा हो गया, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। ये फर्स्ट ऑफ क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अच्छा, और दूसरा, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ने आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। आयनिक कंपाउंड कैसे हैं, सॉलिड नेचर के हैं, उनकी नेचर कैसी है, सॉलिड है। बट दे आर ब्रिटल, ब्रिटल बोले तो भंगुर। मतलब कैसे, आप समझो, होता क्या है, आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं ना बेटा, आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है कि एक Na आया और एक Cl आया, दोनों ने मिलकर NaCl बनाया, नहीं, बहुत सारे, बहुत सारे Na, बहुत सारे Cl आकर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होके वो दिखते कैसे हैं वो समझाता हूँ। देखो, ये जो प्लस लिख रहा है वो Na है मान लो, और जहाँ Cl लिख रहा है वो, मतलब जो नेगेटिव लिख रहा है वो Cl है। ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अल्टरनेट होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्लस के पास माइनस नहीं आ सकता, माइनस सॉरी प्लस के पास प्लस नहीं आएगा, माइनस के बाद माइनस नहीं आएगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा ऐसा ये लैटिस फॉर्मेशन होता है। लैटिस फॉर्मेशन होता है मतलब एक जाली नुमा, मतलब एक नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब ये सॉलिड फॉर्म में तो है, नमक कैसा होता है, सॉलिड तो होता है, लिक्विड तो नहीं होता, गैस तो नहीं होता, सॉलिड होता है, लेकिन वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब क्या है, अगर मैं इस वाली लेयर पे, सपोज समझना ध्यान से, इस वाली लेयर पे एक हल्का सा फोर्स भी लगा देता हूँ, हल्का सा फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये वाला एटम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे, आगे वाला और आगे, आगे वाला और आगे, आगे वाला और आगे। तो सपोज करो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या रहा होगा, प्लस ही तो रहा होगा, कैटायन रहा होगा। तो जैसे ही ये आगे जाएगा तो ये कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। तो जैसे ही इस जगह आएगा तो प्लस प्लस प्लस, तबाही मच जाएगी। तबाही मचेगी तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होने लग जाएगा, रिपल्शन डोमिनेटिंग हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो खट से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो समझो, यहाँ इसको ऐसे समझो, देखो ये एक एटम, ये एक एटम, ये ये कुछ ऐसा है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। इसको एक दो, टोटल मैंने 4 एटम लेके यहाँ समझा रहा हूँ, देखना। इस एटम से इस एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस है r, कितने डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस है मान लिया कितनी, r1। अच्छा देख के बताओ कौन सी ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है, कौन सी ज्यादा है, r1 ज्यादा है। अगर r1 डिस्टेंस ज्यादा है मतलब जो अपोजिट चार्ज के बीच के डिस्टेंस है वो कम है। अगर अपोजिट चार्ज के बीच के डिस्टेंस कम है, इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, हाँ है ना। और सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, मतलब वहां रिपल्शन फोर्स क्या है, कम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स काम ही नहीं कर रहा है शुरुआत में, रिपल्शन फोर्स हमेशा से है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। लेकिन जैसे ही आपने हल्का सा फोर्स लगाया तो क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिंग ना होकर रिपल्शन फोर्स डोमिनेटिंग हो गया, और क्या हो गया, बिखर गया। बात समझ में आ गया। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड इन नेचर बट ब्रिटल भी होते हैं। क्लियर, समझ में आया। आगे देखो, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें एक खास बात होती है, क्या, कि अगर मैंने नमक को लिया, सपोज ये नमक का एक पीस है, सॉलिड है ना, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। इस पे हमने
बिजली रानी को पास कराया, करंट को पास कराया, बिजली रानी को पास कराया। तो बिजली रानी जब आई, ये सॉलिड फॉर्म में था, आप चाहो तो इसको घर पे कर सकते हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। क्या करो, नमक लो, है ना, एक स्विच लगा दो, किसमें, मतलब प्लग लगा दो किसमें, स्विच में, और उसका वायर काट के अपने हाथ पे रख दो नमक के ऊपर। आप देख लेना आपका करंट पास नहीं होगा। ये अपनी देखरेख में करें, लेकिन आप चेक कर सकते हो अगर विश्वास ना हो तो। आपने यहाँ करंट पास कराया सॉलिड में, तो कोई करंट पास नहीं हुआ। मतलब आप अब जब क्या बोलोगे, सॉलिड नेचर में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर में क्या होता है, बैड कंडक्टर, या हाँ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही इस नमक को मैंने पानी में डाला, ये नमक को मैंने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, ये सॉलिड था, ये कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। अब पानी में तुम डाल दो, बिजली रानी को लगाओ कनेक्शन, उसके बाद जो तुम्हारा होगा वो तुम नहीं देख पाओगे, दुनिया देखेगी। तो ये जैसे ही लगाया, अपने बाल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे आके तुरंत क्या हो जाएगा, हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी, हमने लिक्विड में जब करंट पास किया, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जैसे ही करंट पास किया तो करंट चालू हो गया। बोले ये क्या लोचा है सर, अब क्यों चालू हो गया, पहले भी तो वही NaCl था, अभी भी वही क्या है, NaCl। तो समझो, मैंने जैसे ही NaCl को, सॉल्ट को पानी में डाला, ये तुरंत ब्रेक हो गया, Na+Cl- इसमें टूट के अलग अलग हो गया। इसको अपन आगे डिटेल में और देखेंगे, ये टूट के अलग हो गया। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कब पास होती है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना भी तो जरूरी है, फ्री फॉर्म में जब वो मिलेंगे तभी तो ऐसा होगा। तो अभी तो यहाँ क्या थे, सब जुड़े हुए थे, एकदम खस्ता हाल में जुड़े हुए थे, इससे ये, इससे ये, इससे, लेकिन अभी जैसे ही हमने पानी में डाला क्या हो गए, सब ब्रेक हो गए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे, चले, इधर चला मैं, उधर चला, चल बसा, और ये चलने लगा तो अपने अंदर भी कुछ कुछ होता है, वही होगा क्या, करंट लगने लगेगा। तो क्या समझ में आया कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर में तो बैड कंडक्टर है, लेकिन लिक्विड में, सॉल्यूशन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो। अब बात आती है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या फेवरेबल कंडीशन है ना, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन ऑफ, टॉपिक डाल लेना, फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी है कि जिनसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो पहली बात अपन को दिमाग में एक झटके में समझ में आती है कि क्या, कि आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के देने और इलेक्ट्रॉन के लेने से बनता है। बोलो हाँ है ना। तो एक बात तो मुझे यही समझ में आ गई क्या, कि एक को इलेक्ट्रॉन देना है और एक को इलेक्ट्रॉन लेना है। तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि भैया आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पहली चीज, बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अब सपोज करो ये एक एटम, सपोज करो कोई ए है ना, इसको बी के साथ कुछ कुछ करना है, 1 2 का 4 करना है ना। अब वो तभी करेगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना। और ये भी तभी करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बात को समझना बहुत गंभीरता से, ठीक है। तो ये दे रहा है और ये ले रहा है। अब एक चीज समझो, अब इलेक्ट्रॉन, आपने 11th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में टॉपिक पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, वहां पे पढ़ा होगा कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो मैंने आपको, मेरे आप जो लेक्चर हैं उसमें जाके देखेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि मैंने आयनाइजेशन एनर्जी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने अगर नहीं भी पढ़ा है, कुछ डाउट भी है, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर में एक आइकन आ रहा होगा,
बहुत सुंदर सी फोटो आ रही होगी मेरी, उस वाले आइकन पे को प्रेस करें। यस, अब वहाँ बहुत सुंदर से लिख रहा होगा क्या, सब्सक्राइब। तो अभी तक नहीं किया है तो उस पर तुरंत क्या करें, उसको सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को बराबर क्या करते रहें, शेयर करते रहें। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट या तो बहुत कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब सोचो, मुझे बॉन्ड बनाना है, अगर किसी को बॉन्ड बनाना है किसी के साथ, है ना, अगर मन से बनाना है तो दोनों क्या करेंगे, कट से 1 2 का 4 कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो इसको इसके साथ बॉन्ड, दो तरह की शादी होती है देखो, एक तो होती है चुन्नू की मुन्नू के साथ, ठीक है, एक चुन्नू और एक क्या है, मुन्नू है, ठीक है ना। एक चंपा है, एक चमेली है, ठीक है। ये चुन्नू मुन्नू, ये चंपा चमेली, ये पहला जोड़ा है, दूसरा जोड़ा, भैया इनकी हो रही है दोनों की क्या, अरेंज मैरिज। इनकी हो रही है, दुनिया में एक ही चीज चल रही है आजकल, बहुत खराब काम चल रहा है ये। तो चुन्नू मुन्नू की शादी हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। अब चुन्नू जो है वो मुन्नू से शादी नहीं करना चाहता, तो क्या करेगा, मना करेगा। लेकिन घर वाले चाहते हैं कि इन दोनों का 1 2 का 4 होना चाहिए। अगर इन दोनों का 1 2 का 4 होना चाहिए तो घर वालों को करना पड़ेगा, कर ले रे कर ले, इससे छोकी चोरी ना मिलेगी, इससे बढ़िया लड़की नहीं मिल सकती। तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जबरदस्ती कर रहे हैं। एक ही है चंपा चमेली, ये दोनों मिलने के लिए ऐसे मर रहे हैं कि इनको तो अगर खुला छोड़ दे तो ये यही 1 2 का 4 कर दे, इनकी यही शादी हो जाए। तो अब बताओ दोनों कंडीशन में बॉन्ड कहाँ अच्छा बनेगा, बोले सर यही बनेगा, इन दोनों का संगम जो होगा बहुत सुंदर होगा, इन दोनों का खराब होगा। तो उसी तरह अगर एटम जो है, एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन निकाल, अब दोनों को जुड़ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ये अगर देने में नाटक करे और ये लेने में नाटक करे तो बॉन्ड अच्छा नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता। तो क्या करे, ये आसानी से दे और ये आसानी से ले। तो समझो आयनाइजेशन एनर्जी, इसको ऐसे लिखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लेस, शुड बी लेस, कम होनी चाहिए, फट से निकाल दे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी ले नहीं, नखरे नहीं करे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, क्योंकि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कि जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी को लिबरेट करता है, और जितना ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी कम लगनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी ज्यादा निकलनी चाहिए। इस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बहुत सुंदर होगा, देखने लायक होगा, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई। काइनेटिक बॉन्ड कब फेवरेबल बनता है, ठीक है। तो कितना कितना ड्यूरेशन हो गया, कितना ड्यूरेशन हो गया, 14 पे स्टार्ट किया था ना, 40 मिनट हो गया अप्रोक्स ना। चलो, तो फर्स्ट चीज समझ में आई कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब कहानी वानी सब क्लियर है बराबर से। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किन के बीच में बनता है, क्यों बनता है, क्यों बनता है वो तो अभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा। रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो ये सब चीजें मुझे क्लियर होनी चाहिए कि बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब अच्छा बनेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे अच्छा होगा, क्या कंडीशन फेवरेबल है, ये सब चीजें मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, इनको नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चले। मैं एक्सेप्शंस लिखाऊंगा, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तब भी मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या आप सबको पता है क्या, कि आपको मल्टीपल कलर के पेन यूज लेने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास तौर पे क्योंकि वहाँ एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे। तो जब भी एक्सेप्शन आए उसको एक अलग ही पेन से बनाना है, और एक दिमाग में सेट रख लो कि भैया ग्रीन पेन से अगर मैंने लिखा है तो ये एक्सेप्शन है, फिक्स है, ग्रीन पेन में तभी यूज लूंगा जब वो एक्सेप्शन होगा, या फिर रेड पेन तभी यूज लूंगा जब वो एक्सेप्शन होगा। स्टार पॉइंट है, नोट है, की पॉइंट्स हैं, इन सबको अलग कलर से लिखोगे तो एक बेनिफिट है क्या, जब भी आप पेज पलटोगे
आपको दिखेगा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने इसको रिमार्क करा रखा, तो वो दिमाग में मेरे हमेशा रहना चाहिए। क्लियर है? तो मल्टीपल पेन यूज लो, अभी नहीं मिल रहा है तो जैसे तैसे काम चलाओ, ठीक है। और ये सब चीज़ नोट डाउन करते चलो, और इन पे बेस जब भी डाउट्स आए तो वो आप डिस्कस करो, शेयर करो। यूट्यूब पे आप मेरे को लिख के भेजो सर ये डाउट है, ऐसा है वैसा है। जो मेरे पर्सनल अकाउंट्स पे फेसबुक पे इन पे कनेक्ट है वो तो मुझे वहाँ भेज ही देते हैं, लेकिन जो कनेक्ट नहीं है वो मुझे यूट्यूब पर लिख के दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आने वाले डेज में मेरा एक लेक्चर आने वाला है, उस पर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि उसको एक बहुत अच्छे वे में आपको समझा सकूँ कि आपको इन दिनों में जो आपका ये कोरोना डिजीज की वजह से चल रही है दिक्कतें सारी, उन सब को आप कैसे पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हो, और आने वाले 2021 के एग्जाम है वो आप उसके लिए कैसे बेनिफिशियल इस टाइम को बना सकते हो, उन चीज़ के ऊपर मेरा एक लेक्चर आने वाला है बहुत जल्दी। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करते ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके कॉर्नर जो बॉटम है लेफ्ट साइड का, उसमें एक आइकन सा आ रहा है, उस पर प्रेस करें और पेज को क्या करें, इस यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, हमने आज पढ़ा है आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब उसमें क्या टाइप्स होते हैं, कैसे उनको समझते हैं, कैसे बनता है वो सब चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सेकंड लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।